नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में आए हुए मैथ के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और एलसीएम 36 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। एचसीएफ दिया है आपका कितना 6, एलसीएम कितना दिया है 36। दोनों संख्याओं का अंतर, मान लीजिए दोनों संख्या ए और बी है। संख्या क्या है, ए और बी है, तो दोनों का अंतर मतलब ए माइनस बी बराबर कितना दिया है 30। दोनों का अंतर क्या दिया है, ए माइनस बी। अब जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 36। 36 गुणे 6, एलसीएम 36 है और एचसीएफ 6 है। तो ए गुणे बी बराबर कितना हो जाएगा 36 गुणे 6। 36 गुणे 6 कितना हो जाएगा 216। ऑप्शन से जल्दी सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 30 है। देखिए इन दोनों का भी 30 है अंतर, इन दोनों का भी अंतर 30 है, इन दोनों का भी अंतर 30 है, इन दोनों का भी अंतर 30 है। गुणनफल कितना 216 आना चाहिए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 1296। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 864। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 216, 36 गुणे 6। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 504। तो देखिए अब गुणनफल तो 216 ही आना चाहिए, जो कि ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 और 36 दिया है। इन्हीं दोनों का अंतर क्या 30 भी होगा और गुणनफल 216 भी होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 6 और 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याओं का योग कितना होता है, पहले देखते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसका क्या होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1। अब हमसे योग तो पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग और बटा में संख्या। ठीक है, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और बटा में n से n कट जाएगा। और यहाँ पे n का मान कितना दिया है 170। तो 170 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 171। और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 के पावर 0.72 बराबर x और 4 के पावर 0.86 बराबर y। तो और यदि x के पावर z बराबर y के पावर 8 तो z का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर लिख लेंगे यहाँ पर इतना, x बराबर 4 के पावर 0.72 और y बराबर 4 के पावर 0.86। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखा है कि x के पावर z बराबर y के पावर 8। अब देखिए ध्यान से, x का मान यहाँ पे लिख लेते हैं 4 के पावर 0.72 का पावर हो जाएगा z बराबर 4 के पावर 0.86 का पावर क्या हो जाएगा 8। अब देखिए पावर का अगर पावर हो, a के पावर m का पावर अगर n हो तो इसका फार्मूला होता है m गुणे n, मतलब पावर आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 0.72 गुणे z बराबर 4 के पावर 0.86 गुणे 8। अगर दो बेस बराबर हो तो पावर भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। पावर भी क्या होगा बराबर होगा, जब बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है। तो पावर आपस में हो जाएगा बराबर 72 गुणे z बराबर 0.86 गुणे 8। यहाँ से हम z का मान निकाल लेंगे 0.86 गुणे 8 और बटा में 0.72, और इसलिए यहाँ पे z का मान हमारा आ जाएगा 9.5555। z बराबर क्या हो जाएगा 9.5556, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 900 रुपये है, इसे 10% की छूट देकर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 10% की छूट देकर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए अंकित मूल्य दिया है कितना, अंकित मूल्य कितना दिया है 900। ठीक है, इसको एकदम आसानी भाषा में समझने के लिए विक्रय मूल्य हमको निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो देखिए 900 और इस पर छूट दे रहा है कितना, तो 900 का 10%, यही ना 900 का 10% छूट दे रहा है। 2 को 0 से 2 0, 9 दहा में 90, तो ये हो जाएगा 900 और माइनस 90 कितना हो जाएगा 810 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 41 और 19 में जोड़ने पर योगफल 30 से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या क्या दिया है 45 और 19, कह रहा है 30 से विभाजित होने के लिए, 30 से विभाजित, कह रहा है 30 से विभाजित होने के लिए, 30 से विभाजित होने के लिए इस संख्या का इकाई का अंक 0 होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0, तब ना 30 से विभाजित होगा, क्योंकि 30 में क्या 10 आ गया, 3 गुणे 10, तो इसको 10 बनाने के लिए मतलब कि इकाई अंक 0 होगा तब जाके 10 से ये विभाजित होगा। तो अब सोचिए कि इकाई अंक इसमें 9 है, अब 9 में को 0 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ेंगे तो 0 आएगा नहीं, 6 जोड़ेंगे तो 0 आएगा नहीं, इकाई अंक 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये 10, 9 में 10 जोड़ेंगे तो क्या 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट से ही इकाई का अंक लेकर के ही हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 1 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा कि हम 11 जोड़ेंगे तो ये 30 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जिसे 126 मीटर और 226 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सके। तो सबसे पहले एक आयत बनाते हैं हम, ये रहा आयत। अब इसकी दोनों भुजाएं, ये छोटी वाली भुजा है 126 मीटर और ये बड़ी वाली भुजा है कितना 226 मीटर, ठीक है। अब वृत्त इसके अंदर खींचना है, तो अगर वृत्त अगर ये व्यास माने हम, ठीक है, और अगर इधर से खींचना होगा तो ये व्यास मानेंगे, ठीक है। अगर इस बड़े वाले भुजा को व्यास मानकर अगर हम वृत्त बनाएं तो ये जो वृत्त बनेगा हमारा, ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि आयत के अंदर खींचना है उस वृत्त को। तो अगर ये वाली भुजा को हम व्यास मान करके वृत्त खींचें तो ये भुजा क्या हो, ये वृत्त हमारा क्या बनेगा अंदर बनेगा, और ये हमारा क्या होगा व्यास होगा, जिसमें कि ये बड़ी वाली वृत्त नहीं होगा, ये छोटी वाली वृत्त पर ये हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वृत्त को अंदर बनाना है। तो जब अंदर वृत्त को बनाएंगे तो ये छोटी वाली भुजा क्या होगी व्यास होगी, मतलब कि वृत्त का व्यास कितना होगा 126 मीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 126/2। क्यों, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है और त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है। तो 126/2 ये कितना हो जाएगा 63 मीटर। अब क्या पूछ रहा है हमसे परिधि, क्या पूछ रहा है परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, जहाँ 2 और पाई का मान दे रखा है 22/7 और r का मान कितना है 63, 7 से कटेगा 7 9 63 और ये गुणा होगा तो 22 दूना के 44 और गुणे 9, ये गुणा करेंगे तो 44 गुणे 9 396 मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि यदि माता की आयु दोगुना उसकी पुत्री के आयु के 4 गुने से 26 वर्ष कम है और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री के आयु का बीच का अंतर ज्ञात करें। इसको बनाने के लिए सिंपल एकदम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि माता की आयु x वर्ष है, x वर्ष है और पुत्री की आयु कितना मान लेंगे y मान लेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन कहता है कि माता की आयु का 2 गुना, माता की आयु x है तो x गुणे 2 ये बराबर है किसके, तब पुत्री के आयु के 4 गुने से अधिक है कितना 26। माता की आयु का 2 गुना पुत्री के आयु के 4 गुने से 26 अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 4y प्लस 26। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा कंडीशन दिया है, सेकेंड कंडीशन, कि पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो +2 बराबर x। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x का मान कितना है 2 इंटू x का मान 3y प्लस 2 बराबर 4y प्लस 26। इसको सॉल्व करेंगे तो 6y प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना 4 बराबर 4y प्लस 26।
ये 4y इधर आएगा तो 6y में से 4y घटेगा तो कितना बचेगा 2y बराबर ये 4 उधर जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर 26 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। y बराबर कितना आ गया 11, y बराबर कितना आ गया 11, y बराबर आ गया 11, मतलब पुत्री की आयु कितना है 11। अब x का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 2, तो 3y प्लस 2 मतलब 3 गुणे 11 प्लस 2, तो 11 3 33 और 2 कितना 35 वर्ष, मतलब कि माता की आयु कितना आ गया 35 वर्ष और पुत्री की आयु कितना आ गया, पुत्री की आयु 11 वर्ष। पूछ क्या रहा है इन दोनों का अंतर, तब 35 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा 24 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी ने क्रमशः 63:35:42 के अनुपात में एक राशि को निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में इन्हें कुल 5120 रुपये का लाभ होता है तो बी और सी के बीच के हिस्से के अंतर ज्ञात करें। तो मतलब कितना अंतर होगा बी और सी के हिस्से में। चलिए दिया है अनुपात, निवेश अनुपात दिया है, निवेश अनुपात, निवेश का अनुपात दिया है कितना 63:35:42। अगर कटने लायक हो तो इसको कटा के छोटा कर लेते हैं, अनुपात को सरल अनुपात में बना लेते हैं। 7 से दोनों कटेगा, 7 9 63, 7 5 35 और 7 6 42, ये हमारा नया अनुपात हो गया। ठीक, अब देखिए जितना निवेश का अनुपात होता है वहीं लाभ का भी अनुपात होता है। जितना अनुपात में कोई निवेश करेगा उतना ही अनुपात में क्या होगा उसको लाभ प्राप्त होगा, उसको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब लाभ का अनुपात कितना है 9:5:6 और इस अनुपात में कुल लाभ है, कुल लाभ कितना हो रहा है 5120 रुपया। इस अनुपात में लाभ को बांटना है 5120 रुपये को इसी अनुपात में बांटना है, तो हो जाएगा 9:5+5+6 बराबर 5120 रुपया। तो कुल कितना हो जाएगा 9 5 14 और 6 20 अनुपात, 20 अनुपात बराबर कितना 5120। तो 20 से एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 5120 बटा में 20, 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 256 बार में। ठीक है, एक अनुपात का मान कितना आ गया 256। अब हमसे क्या पूछ रहा है बी और सी के बीच का अंतर, नया वाला ये देखें बी ये है और ये क्या है सी है, इन दोनों का बीच का अंतर 6 में से 5 घटेगा तो कितना होगा एक अनुपात। बी और सी का अंतर कितना होगा 6 - 5 अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा एक अनुपात, और एक अनुपात का मान कितना है 256, और यही हमारा क्या हो जाएगा 256 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। संख्या 25 31 18 139 निम्न में से किससे विभाज्य है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही इसको काट सकते हैं। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है, 5 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। इसके अंक इकाई अंक 0 या 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगा। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्याओं का योग, ये जो भी संख्या दिया है इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 और 3 12, 12 1 13, 13 8 21 1 22 1 23, 23 3 26, 26 और 5 31 और 2 33, तो इसका अंकों का योग कितना है 33, और ये 33 क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होगा। आगे भी हम चेक कर लेते हैं, वैसे हमारा करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, लेकिन आगे भी हम चेक कर लेते हैं। 8 दिया है तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम है, 8 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट वाला जो 3 अंक है, लास्ट का 3 अंक ये 8 से कटना चाहिए, जो कि नहीं कट रहा है, क्योंकि इकाई अंक इसका क्या है विषम संख्या, और इकाई अंक सम संख्या होगा तो ही ऑब्वियसली है कि सम संख्या से कटेगा, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। और अगला ऑप्शन क्या है हमारा, अगला ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन क्या दिया है 12, 12 क्या होगा तब 12 भी क्या है एक सम संख्या, और सम संख्या से किसी भी संख्या में भाग तभी लगेगा जब उसका इकाई अंक क्या हो सम संख्या हो, उसका इकाई अंक क्या हो सम संख्या हो, तभी ये 12 से भी कटेगा। तो ये जो संख्या दिया है ये 12 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, तो यह संख्या क्या होगा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है कि एक संख्या में 70% की वृद्धि करने पर वह 3910 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि कोई संख्या क्या है, कोई संख्या क्या है 100 है, इसमें 70% की वृद्धि करने पर, 70% की वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा ये 170 हो जाएगा, और 170 का वैल्यू ये दे रखा है कितना
3910 हमको क्या चाहिए 100 का वैल्यू, हमारा एक्चुअली में ओरिजिनल संख्या चाहिए, तो 100 ओरिजिनल संख्या हमारा क्या है 100, तो इसी का वैल्यू कितना होगा, तो 170 का वैल्यू कितना है 3910 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3910 बटा में 170 और गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा 17 दूना के 34, 5 और 1 17 तिया 51, हमारा क्या हो जाएगा संख्या 2300, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन केजी में ज्ञात कीजिए, जिनके सदस्यों का वजन 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी और 75 केजी और 39 केजी है। क्या दिया है 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 75 केजी और 39 केजी। ठीक है, औसत क्या होता है, जो भी दिया रहता है उसका योग आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या है 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 75 और प्लस 39, 2 2 4 और एक 5 सदस्य का है तो बटा में 5, जोड़ने पर हमारा आएगा 259 बटा में 5, जिसको कि हम भागा देंगे तो आएगा 51.8, और ये 51.8 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साक्षी ने एक खिलौना 456 रुपये में खरीदा, उसे 20 रुपये की लागत से सजाया और खिलौने को 612 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। खरीदा कितने में 456 रुपये में, ठीक है, उस पर खर्च कितना किया, उस पर खर्च कितना किया 20 रुपया, क्यों सजाने में खर्च किया, तो टोटल उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 476 रुपया। अब देखिए ये उसका एक्चुअली में क्रय मूल्य हो गया, उसने बेचा कितने में विक्रय मूल्य कितना दिया 612 रुपया। अब देखिए क्रय मूल्य 476 रुपये में खरीदा है, 612 में बेचा है, इसका मतलब कि ज़्यादा में बेचा है कम में खरीदा है तो लाभ होगा, कितना का लाभ होगा तो 612 माइनस 476, और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर तो 36 रुपया। अब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, क्योंकि हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 476। अब इसको भागा देंगे तो ये 68 से कटेगा 2 बार में, और 68 से ये कटेगा 7 बार में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाभ क्या हो जाएगा 200 और बटे 7%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्न को सरल करें। एक मिति का दिया है यहाँ पर सवाल कि सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 बटा में कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, और इसका मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 बटा में कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर बीटा ये तो जिसका 10 लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 बटा में, अब कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 का मतलब फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस, बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 बराबर हम क्या यहाँ पे लिख देंगे 1, इसका मतलब क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर बीटा माइनस, अब 1 बटा में कॉट थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बटा में कॉट स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा वो टेन स्क्वायर बीटा, ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा। अब चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसलिए सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, इसका मान क्या हो जाएगा 1, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 24, 50, 15 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से पूछ रहा है कि विभाज्य किससे है। लास्ट में 5 है, तो अगर लास्ट में 5 है,
लास्ट में 5 है, तो यह किसी भी संख्या से कटे या ना कटे लेकिन 5 से जरूर विभाज्य होगा। लास्ट में अगर कोई भी संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर उसका इकाई का अंक क्या है 5 है अथवा 0 है, तो यह संख्या किसी भी संख्या से कटे या ना कटे लेकिन 5 से क्या होगा, डेफिनेटली कटेगा। तो एक ही ऑप्शन दिया है 5, अब दूसरा हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित को सरल करें। एक व्यंजक दे रखा है यहाँ पर कि 3 बड़ा ब्रैकेट फिर 4/3 छोटा ब्रैकेट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 18 फिर बड़ा ब्रैकेट बंद माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 14x फिर छोटा ब्रैकेट बंद। अब इसको सरल रूप में पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। 3 बड़ा ब्रैकेट 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 18 फिर बड़ा ब्रैकेट बंद फिर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 14 ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4/3 एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3 गुणे 30 3 90x प्लस 18 54 फिर माइनस ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा माइनस 8 चौके 32x फिर माइनस और गुणे माइनस प्लस 14 चौके 56। अब देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 90x और माइनस 32x, ये कितना हो जाएगा माइनस 122x और ये क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और ये 54 और प्लस 56 कितना हो जाएगा, ये प्लस 110। 4x स्क्वायर प्लस में और 4x स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 122x और प्लस 110, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880 है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मान लेंगे कि दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या से रिलेशन दिया है तो दूसरी संख्या को हम पहले मान लेंगे। दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने, x मान लिया, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या का 5 गुना है तो 5x हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि दोनों का गुणनफल कितना है 2880, तो 5 गुणे x तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और गुणे 5x स्क्वायर बराबर 2880। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2880 और बटा में 5 से कटेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 576 और x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 24। अब चूंकि यहाँ धनात्मक संख्या कह रहा है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पहली नहीं सॉरी दूसरी संख्या हमारा कितना आ जाएगा 24 और पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 5 गुणे 24 ये कितना हो जाएगा 120। अब दोनों का योग पूछ रहा है, क्या योग कितना हो जाएगा 24 और प्लस 120 कितना हो जाएगा 144, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंजलि किसी निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजलि और आयुषी मिल करके उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है तथा अंजलि, आयुषी और अंकिता तीनों मिल करके उस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। तो अंजलि और अंकिता मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि अंजलि कितने दिन में पूरा करती है 30 दिन में। अंजलि प्लस आयुषी ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो 18 दिन में। और अंजलि प्लस आयुषी प्लस अंकिता ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 9 दिन में। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, हमारा कुल कार्य क्या हो जाएगा 90। अब देखिए अब कुल कार्य जब 90 है, अंजलि 30 दिन में करती है, इसका मतलब कि इसका स्पीड क्या है 3 यूनिट पर डे। ये अंजलि प्लस आयुषी की स्पीड कितनी है, तो 18×5 = 5 यूनिट पर डे, ठीक है। और अंजलि, आयुषी और अंकिता तीनों मिलकर 9 दिन में ही पूरा कर देते हैं, तो इन तीनों के मिला करके स्पीड कितना है, तो 10 यूनिट पर डे, 10 यूनिट पर डे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि अंजलि और आयुषी दोनों मिला करके 5 यूनिट पर डे
कार्य करती है, एक दिन में 5 यूनिट कार्य करती है, तो अंजलि, आयुषी और अंकिता तीनों मिलाकर के 10 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में, और ये दोनों मिलाकर के एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। तो सिर्फ अंकिता तीनों मिलकर के 10 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में, और ये दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। तो सिर्फ अंकिता कितना, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना, 5 यूनिट पर डे कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि तीनों मिलकर के 10 यूनिट, और ये दोनों अंजलि और आयुषी ये दोनों मिलकर खाली क्या 5 यूनिट कार्य करती है। तो ये अकेले 5 यूनिट करेगी तब ना तीनों मिलकर के 5 5 10 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ अंकिता 5 यूनिट पर डे कार्य करती है और अंजलि सिर्फ 3 यूनिट पर डे कार्य करती है। अब पूछ क्या रहा है हमसे प्रश्न कि दोनों को मिला करके, तो दोनों मिला करके अंजलि और प्लस अंकिता, अंजलि और अंकिता दोनों मिला करके कितना 5 और 3 8 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखिए समय हमको निकालना है कितना समय में, तो कुल कार्य हमारा कितना है, कुल कार्य अब बटा में कार्य की गति, कुल कार्य हमारा कितना है 90 यूनिट, 90 यूनिट है, और स्पीड क्या है 8 यूनिट पर डे, 8 यूनिट पर डे, 90 यूनिट, और स्पीड क्या है 8 यूनिट पर डे। तो क्या हो जाएगा हमारा 90 बटा में 8 डे, इसको कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 45 बटा में 4 दिन, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक और भी अलग मेथड से बना सकते हैं हम, एक दिन पर दिन निकाल करके, वो भिन्न के तरीके से उसको भी बना सकते हैं। जैसे कि अंजलि कुल कार्य 30 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगी, एक दिन में 1/30 कार्य करेगी। ठीक है, और अंजलि प्लस आयुषी, ठीक है, ये एक दिन में कितने कार्य करेंगे, तो ये दोनों मिलकर के 18 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/18 भाग। अब देखिए अंजलि प्लस आयुषी प्लस अंकिता, अंजलि और आयुषी और अंकिता तीनों मिलकर के एक दिन में कितना है, कुल 9 दिन में कार्य करते हैं, तो एक दिन में 1/9 भाग कार्य करेंगे। ठीक है, अब अंजलि, आयुषी और अंकिता तीनों मिलाकर के 1/9 भाग कार्य कर रहे हैं, और अंजलि और आयुषी दोनों मिलाकर के 1/18 कार्य कर रहे हैं, तो सिर्फ अंकिता कितना कार्य करेगी, सिर्फ अंकिता 1/9 माइनस 1/18, यानी कि 18 2 1, ये क्या हो जाएगा 1/18 भाग। अब अंकिता एक दिन में 1/18 भाग कार्य कर रही है, और अंजलि एक दिन में 1/30 भाग कार्य कर रही है, तो दोनों मिल करके अंजलि और प्लस अंकिता दोनों मिल करके क्या 1/30 और प्लस 1/18 एक दिन में, ये क्या हो जाएगा 90 और 30, 3 और प्लस 18 95 5, 8/90। अब अंजलि और अंकिता एक दिन में इतना भाग कार्य करेंगे, तो कुल समय, कुल कितने दिन में टोटल कार्य कर देंगे, कुल कार्य करने में लगा समय, कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 90/8, एक दिन में 8/9 भाग कार्य कर रहे हैं, तो कुल कार्य करने में कितना टाइम लगेगा 90/8, यानी कि 45/4 दिन। दोनों तरीका बेहद ही आसान है, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। इससे भी हमारा कितना 45/4 ही ऑप्शन आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अनुपात निकालने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर ये है कि इसको तुलना कर लीजिए। पहला क्या है ऑप्शन 40/51। अब ध्यान से थोड़ा समझेंगे यहाँ पर कि अगर ये 40/60 होता, इसका मान क्या था 2/3, लेकिन यहाँ 60 से कम है, 60 से क्या है कम है, इसका मतलब क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर मतलब हर में जितना कम होगा उस भिन्न का मान उतना ही क्या होगा अधिक होगा, यानी कि 40/51 जो है 40/60 से बड़ा होगा, और 40/60 का मान कितना है 2/3 है। इसका मतलब ये जो भिन्न है ये 2/3 से क्या है बड़ा है। और दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 42/70, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर ये 42 और ये 63 होता तो इसका मान भी 2/3 होता, लेकिन ये क्या है 70, 63 से 70 क्या है ज़्यादा है, 63 से 70 क्या है ज़्यादा है। अब अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब कि यह जो भिन्न है, यह भिन्न है, ये क्या होगा
छोटा होगा। किससे? इससे। ये क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब कि ये भिन्न छोटा और ये बड़ा, मतलब कि ये जो है 42/70, ये 2/3 से क्या है? छोटा है। तीसरा जो ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे, 22 और बटे 76। देखिए ये 22 होता और ये 66 होता है। सपोज, ध्यान से समझिएगा, ये 22 और ये 76 की जगह 66 होता है, तो इसका मान क्या आता है? 1/3 आता है। ठीक है, 1/3। लेकिन ये क्या है? 76 है, 66 से क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये जो भिन्न होगा, ये जो भिन्न होगा, ये 22/76 जो होगा, ये 22/66 से क्या होगा? छोटा होगा। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब तीसरा जो भिन्न है ये 1/3 से भी छोटा है। अब देखिए चौथा भिन्न, चौथा भिन्न हमारा कितना है? 44 और बटा में 74। ध्यान से समझिए, अगर ये 44 और ये 66 होता, 44 और ये 66 होता, तो इसका मान भी कितना आता? 2/3। क्यों? 22 दूना के 44 और 22 3 66। ठीक है, लेकिन ये 66 के बजाय कितना है? 74 है। 74 रहने का मतलब क्या है कि ये डिनोमिनेटर क्या है? अंश तो बराबर है, लेकिन हर क्या है? बड़ा है। और जब हर बड़ा होगा तो ये भिन्न क्या होगा? छोटा। इसका मतलब ध्यान से देखिए, 2/3 से ये भी छोटा है, 2/3 से ये भी छोटा है, ये तो 1/3 से भी छोटा है। इसका मतलब ये तो सबसे छोटा है। तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न क्या आया? 50/51, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना ने 20,900 की धनराशि में से कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेंगे यहाँ पर, माना 10% पर निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि कितनी है? x है। तो 9% पर कितना हो जाएगा? 20,900 माइनस x। ठीक है, बस। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज का मान क्या है? बराबर। यानी कि x मूलधन, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में 100, और दोनों क्या है? बराबर। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, पहला मूलधन हम क्या माने हैं? x, और इसको कितना परसेंट रेट पर दिए हैं? 10% के रेट पर। कितने टाइम के लिए? तो 5 वर्ष के लिए, और बटा में 100 बराबर। ये दूसरा धनराशि क्या है? 20,900 माइनस x, इसको कितने रेट से दिए हैं? तो 9% के, और कितने टाइम के लिए? 5 वर्ष के लिए, और बटा में 100। दोनों के बटा में 100 है तो कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 50x बराबर, ये हो जाएगा 20,900 और गुणे 9 5 45 और माइनस 45x। 45x इधर आएगा तो हो जाएगा 50x आप प्लस 45x बराबर 20,900 गुणे 45। अब ये क्या हो जाएगा? 95x बराबर 20,900 गुणे 45, और x बराबर हमारा आ जाएगा 20,900 गुणे 45 और बटा में क्या? 95, और इसको हम भाग देंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर 9900, और x हमारा क्या है? 10% पर निवेश की गई राशि, जिसमें कि इसका x का मान कितना है? 9900, और x ही हमारा क्या है? 10% पर निवेश की गई राशि, और यही हमारा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 50 के पावर -13 भागे 50 के पावर 15 गुणे 50 के पावर -11 का मान ज्ञात करें। लिख लेते हैं, 50 के पावर कह रहा है -13, भागा का मतलब बटा में लिख लेते हैं 15, और गुणे 50 के पावर -11। फार्मूला क्या होता है कि यदि a के पावर m है गुणे a के पावर n है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, और भागा में रहता है तो पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर 50 के पावर -13 और ये दोनों गुणा में है तो जुड़ जाएगा -11, और ये बटा में 50 के पावर 15, तो हो जाएगा 50, और ये -13 और -11 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -24, और बटा में 50 के पावर क्या हो जाएगा? 15, और ये दोनों भागा में है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 50 के पावर -24 और
15, तो 50 के पावर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 के पावर 24 और 15 कितना, -39, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक व्यक्ति प्रति घंटा की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कानपुर वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। और उसका क्या है, औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल बराबर हो जाता है 2 गुणे चालों का गुणनफल बटा में चालों का योगफल। तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 72 गुणे 90 और बटा में कितना, 162। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से कटेगा 9 बार, 9 से कटेगा ये 8 बार में, और 9 से कटेगा ये 18 बार में। 18 से ये कटेगा 5 बार में, और ये गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 और 5 के कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि ए ने बी को मैकबुक 60% के हानि पर बेचता है और बी सी को मैकबुक 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने मैकबुक 47,236 रुपये में खरीदा तो ए के लिए मैकबुक की कीमत क्या थी। चलिए एकदम लिख लेते, ए ने बी को बेचा और बी ने किसको बेचा, सी को बेचा। ए कितना, 60% की हानि पर बेचता है, और बी क्या करता है, सी को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं कि ए जो है 100 रुपये में मैकबुक खरीदा था। ठीक है, अब 60% के हानि पर बेचने का मतलब क्या है कि बी को उसने 40 में बेचा, और बी जब 40 में खरीदा इसको 25% के लाभ पर बेचता है। अब 40 पर 25% का लाभ होगा तो कितना होगा, 25 चौका 60, 4 दहा में 40, तो कितना, 10 का लाभ होगा। 40 में खरीदा है और 10 का लाभ हो गया, तो उसको कितना हो गया, 50 में बेचा। किसको, सी को। और इसी 50 का मान सी कितना में खरीदा है, 47,236 रुपये में। इसी 50 का मान कितना दिया है, 47,236 रुपया। अब देखिए 50 का मान दिया है 47,236 रुपया, तो 100 का मान कितना होगा, क्योंकि हमसे ए के लिए कीमत पूछ रहा है और ए के लिए कीमत क्या है, 100, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 47,236। 50 का मान इतना है तो 100 का मान कितना, गुणे 2, तो ये हो जाएगा 94,472 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 58,300 को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 4 गुना, बी के 9 गुना और सी का 3 गुना आपस में क्या है, बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न में दिया है कि ए का 4 गुना, बी के 9 गुना और सी का 3 गुना आपस में क्या है, बराबर है। हम एक काम करते हैं कि इसको के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के बटा 4, बी बराबर क्या हो जाएगा, के बटे 9, और सी बराबर क्या हो जाएगा, के बटे 3। ए गुणे 4 बराबर के दिया है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, के और बटा में 4। अब देखिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। के बटे 4 अनुपात के बटे 9 अनुपात के बटे 3। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या है, 36, तो 36 से तीनों में गुणा कर दीजिए। 36 से तीनों में गुणा कर दीजिए, 12, 4 और ये 9, तो क्या हो जाएगा, के कट जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 4 अनुपात 12। ठीक है, अब इसी अनुपात में क्या करना है, हमको बांटना है, किसको, 58,300 को। अब 9 अनुपात प्लस 4 अनुपात और प्लस 12 अनुपात, ये तीनों मिला करके कितना देना है, कितना है, 58,300। 9 4 13 और 12 25, 25 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 25 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 58,300। हमसे क्या पूछ रहा है, ए का मान, और ए का मान कितना है, 9 अनुपात।
ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 9 अनुपात, तो इसलिए 9 अनुपात बराबर हो जाएगा 58,300 बटा में 25 और गुणे 9। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 9 अनुपात का मान आएगा 20,988 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा क्या 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो परिमाप क्या होती है, बाहरी घेरा की लंबाई। तो बाहरी घेरा 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैसे समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुणे भुजा, और डायरेक्ट यहाँ पे 3 गुणे भुजा का मान क्या दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 3 कितना हो जाएगा 39 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कि ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 19 दिनों में बिछा सकता है। ए क्या कर सकता है, 19 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में। और सी की सहायता से मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 5 दिन में। तो अब पूछ रहा है सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए हम कुल कार्य निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 19 गुणे 16 गुणे 5। अब देखिए ए 19 दिन में करता है तो एक दिन में यह कितना कार्य करेगा 16 पचे 80। ठीक है, बी 16 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 19 पचे 95, और तीनों मिल करके 5 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 19 गुणे 16, इतना ही करेंगे एक दिन में। चूँकि 5 दिन में कुल काम कर देते हैं तो एक दिन में कितना इतना ही काम करेंगे 19 गुणे 16। अब चलिए ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 80 प्लस 95 कितना 175 काम, और ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 19 गुणे 16, जो कि 304 होगा। तो ए बी मिल करके 175 प्लस सी बराबर 304, तो सी कितना काम करेगा एक दिन में 304 माइनस 175 कितना हो जाएगा 129। सी एक दिन में 129 काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है 129, तो कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, कुल कार्य करने में लगा समय सी के द्वारा तो कुल कार्य कितना है 19 गुणे 16 गुणे 5, और गति क्या है कार्य एक दिन में कितना कर रहा है 129, तो ये हो जाएगा गुणा करेंगे तो 304 और गुणे 5 मतलब कि 1520 और बटा में 129 भागा देंगे तो ये हो जाएगा 11 बार में, और बचेगा 101 और 129 दिन। तो सी को उस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा 11 गुणा 101 बटा में 129 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्टेनलेस स्टील की बोतल का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। 10% और 5% के दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, दो छूट यहाँ पर देता है, अंकित मूल्य पहला छूट और दूसरा छूट, ये क्या है छूट है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है 1200 रुपया, पहला छूट क्या है 10% और दूसरा छूट क्या है 5%। तो पहला जब छूट दिया 10% तब 1200 का 10% कितना हो जाएगा 1200 का 10%, 2 0 से 2 0 120 का छूट दे दिया, मतलब कि 1200 माइनस 120 ये कितना हो जाएगा 1080। अब क्या किया कि 1080 पर भी 5% का छूट दिया, अब तो छूट देगा इसके बाद ना, पहले तो 10% का छूट दे दिया तो इतना हो गया, फिर कह रहा है 5% का छूट दे देंगे, तो अब हो गया 1080 और इसका 5%, तो 1080 का 5% कितना हो जाएगा 20, 10 से 10 2 से कट गया कितना 54 बार,
तो ये हो जाएगा 54। तो 1080 और माइनस 54, ये कितना हो जाएगा 1026 रुपया, 1026 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए 10% के बाद 1080 होता है और 1080 पर फिर 5% का छूट देगा। ये तो 1080 में 54 रुपये घट जाएगा, तो 1026 रुपये में वो बेचेगा। तो 1026 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।